सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु द्विवेदी है और मैंने अपना ग्रेजुएशन दयाल सिंह कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पूरा किया। उसके बाद मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पूरी की। आज का मेरा जो टॉपिक है उस पर आने से पहले मैं सबसे पहले जीएसटीएस का बहुत-बहुत धन्यवाद कर देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपने टॉपिक को इस प्लेटफ़ॉर्म में साझा कर सकूँ। और साथ ही साथ मैं मनीष सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर आकर इस टॉपिक से सबको रूबरू करा सकूँ। इसके साथ मैं आज के हमारे बीच में उपस्थित गेस्ट ऑफ ऑनर श्री डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने समय में से हमें अपना समय दिया है। तो मेरे टॉपिक का नाम है आज अफ्रीका में तुर्की की बढ़ती उपस्थिति। इस टॉपिक में आने से पहले मैं आपको वर्ल्ड मैप के माध्यम से दिखा देना चाहूँगा कि अफ्रीका और तुर्की वर्ल्ड मैप में कहाँ पर स्थित हैं और किस प्रकार से यह इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि आज हम इस प्लेटफ़ॉर्म पर इसकी बात रख रहे हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, साउथ में स्थित है। जब हम दुनिया को 2 धुरियों में बाँटते हैं, जैसा कि विद्वानों ने बाँटा है, नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड किया हुआ है, तो उसके साउथ भाग में जो पड़ता है, वो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप, जो आप सबको पता है कि संसाधन संपन्न महाद्वीप है, जिसमें आज लगभग 55 देश हैं और जिसकी जनसंख्या वर्तमान में 1.4 बिलियन है, 1.4 बिलियन है, जिसकी भविष्य में 2.4 बिलियन क्रॉस करने की 2050 तक पूरी संभावना है। जो विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट उपलब्ध कराता है। तो क्या अफ्रीका को सिर्फ एक मार्केट की तरह देखना चाहिए, जैसे अमेरिका देखता है, जैसे यूरोप की अन्य महाशक्तियाँ देखती हैं, साथ ही आजकल चाइना अफ्रीका को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में देख रहा है। तो अफ्रीका क्या सिर्फ एक बाजार है जो ऐसे महाशक्तियों के हितों की पूर्ति का एक साधन बनकर रह गया है, या अफ्रीका के भी अपने हित हैं जिनकी पूर्ति आवश्यक हो जाती है? इसी संदर्भ में मैंने तुर्की का चयन किया है। तुर्की, जो एक मध्यम आकार की अर्थव्यवस्था वाला देश है, जैसा कि आप वैश्विक मानचित्र में देख पा रहे हैं, तुर्की को मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य में स्थित है। जहाँ यूरोप से यह बाय लैंड कनेक्ट हो रहा है, वहीं अफ्रीका से यह सी रूट के द्वारा कनेक्ट हो रहा है और मेडिटेरियन सी तुर्की और अफ्रीका को जोड़ने का काम करता है, जो इसकी भौगोलिक दशाओं को अन्य महाशक्तियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में कर देता है। तो यहाँ से हम अपने आगे और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि आज हमारे टॉपिक में हम किन-किन उद्देश्यों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा कि अफ्रीका महाद्वीप में जो पहले से उपस्थित महाशक्तियाँ, जो ग्लोबल पावर्स हैं, उन सब के बीच में एक नए ग्लोबल एक्टर के रूप में तुर्की किस प्रकार अपना स्थान बनाने में सफलता हासिल कर रहा है। और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि तुर्की जो अफ्रीका महाद्वीप में अपने हितों को बढ़ावा दे रहा है, चाहे वो हित राजनीतिक हित हों, चाहे वो रणनीतिक हित हों, सामरिक हित हों या आर्थिक हित हों, उनको कैसे तुर्की अपने पक्ष में करने के साथ-साथ अफ्रीकी हितों का भी ध्यान दे रहा है। यही जो बात है, वो अन्य महाशक्तियों की तुलना में तुर्की को अफ्रीका महाद्वीप में अन्य महाशक्तियों से अलग करती है और एक नई छवि के रूप में उकेरती है। और इस सब में सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल जो तुर्की कर रहा है अपने हितों को साधने में और अफ्रीकी हितों को साधने में, उसको हम समझेंगे। साथ ही जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड में आजकल न्यूज़ में आपने सुना ही होगा कि कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन में तुर्की कैसे एक मध्यस्थ की भूमिका, इंटरमीडिएरी की भूमिका में निकल कर सामने आया है, जो विश्व के लिए एक बहुत राहत लेने वाली बात है। साथ ही साथ इस टॉपिक के अंत में हम यह समझेंगे कि तुर्की की अफ्रीका महाद्वीप में क्या रणनीति अब तक रही है और आगे की राह उसके लिए क्या हो सकती है और भारत उससे क्या सीख सकता है और यह अफ्रीका के लिए कैसे एक नए अवसर के रूप में पैदा होता है। तो इस विषय पर आने से पहले मैं सबसे पहले यह साझा कर देना चाहूँगा कि जब हम तुर्की की बात करते हैं,
तो हम सब ये जानते हैं कि तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप के रूप में हमेशा से जाना जाता रहा और एक लंबे अरसे तक तुर्की ने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता पाने का भरसक प्रयास किया। ऑटोमन साम्राज्य, जिसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप से लेकर यूरोप महाद्वीप और साथ ही साथ एशिया तक फैला हुआ था, उसके उत्तराधिकार के रूप में तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई। हालांकि तुर्की गणराज्य ऑटोमन साम्राज्य से स्वयं को भिन्न बताता है और अपनी एक विदेश नीति के तहत चलता है। तो यहाँ पे हम जब तुर्की की बात कर रहे हैं, तो 1998 तक, जब तक अफ्रीकन इनिशिएटिव पॉलिसी के थ्रू उन्होंने अफ्रीका को लेकर के अपनी नीति क्लियर नहीं कर दी, तब तक वो यूरोपीय यूनियन का सदस्यता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत थे, जिसमें उन्हें असफलता मिली। उसी क्रम में जब राष्ट्रपति एर्दोगन वहां शपथ लेते हैं, जो वर्तमान में भी तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उनकी मुस्लिम छवि किसी से अछूती नहीं। हम सब उनकी मुस्लिम छवि के बारे में जानते हैं कि वो एक इस्लामी छवि को प्रमोट करते हैं, किंतु तुर्की गणराज्य अपने आप को एक सेकुलर राष्ट्र कहता है। तो इसी के तहत जब तुर्की 2005 में अफ्रीकन ईयर के रूप में तुर्की ने सेलिब्रेट किया, उस समय जो टर्किश मीडिया थी, टर्किश टीवी चैनल्स थे, उन्होंने एर्दोगन की काफ़ी अवहेलना भी की और साथ ही साथ उन्हें सलाह भी दिया कि आप यूरोपियन यूनियन से खुद को अलग ना करें और अफ्रीकन यूनियन से खुद को इतना मत करीब करें कि यूरोपियन यूनियन की सदस्यता प्राप्त करने में आपको अड़चनें आ सकें। लेकिन एर्दोगन अपने विचारों में पूर्णतया तब तक क्लियर हो चुके थे कि अफ्रीका तुर्की के लिए एक भरोसेमंद साथी हो सकता है और उसकी अर्थव्यवस्था को संभाल भी सकता है। तो यहाँ तक मैंने आपको एक मोटा-मोटी अपनी बात रखी है और अब मैं वापस से टॉपिक पर आ जाना चाहूँगा। और मेरी दूसरी स्लाइड पर मैंने ये लिखा हुआ है कि अन्य महाशक्तियों की तुलना में अफ्रीकी महाद्वीप में तुर्की की छवि कैसी है? तो जब हम तुर्की की छवि की बात करते हैं, तो अफ्रीकी महाद्वीप में जितने देश हैं, उन सब में तुर्की की छवि भले ही अलग-अलग है, लेकिन इन सब में एक बात जो कॉमन होकर के उभरती है, वह उसका शोषणकारी चरित्र का ना होना है। जब हम ऑटोमन साम्राज्य की बात करते हैं, तो सूडान में उनका एक औपनिवेशिक इतिहास रहा है, किंतु जब तुर्की गणराज्य बन गया, उसके बाद से उसका कोई शोषणकारी इतिहास नहीं रहा है। जबकि अन्य वैश्विक महाशक्तियां जो वहां पे प्रयासरत है, जो वहां पे कार्य कर रही हैं, वहां संसाधनों का दोहन कर रही हैं लगातार, उनका हमेशा से एक एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर रहा है कि वहां सिर्फ वह साधनों को संसाधनों को दोहन कर रही हैं, वहां के लिए कुछ हितकर कार्य नहीं कर रही हैं। इसी क्रम में जब हम अमेरिका, यूरोप जैसे देशों की बात करते हैं, तो वो उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। जैसे अभी-अभी मीडिया में एक खबर चली है और ट्रंप ने भी सोशल मीडिया के थ्रू एक कोट किया है अफ्रीका को लेकर के कि क्लोज इट डाउन। उन्होंने यूएस एड को बंद करने को प्रमोट किया है कि धीरे-धीरे हम अफ्रीका से जो हम एड दे रहे हैं, जो मदद दे रहे हैं, हम उसको कम करेंगे। क्योंकि जो एजेंसियां हैं यूएस एड, वो उसका दुरुपयोग कर रही हैं। तो ये धीरे-धीरे एक रिक्तता क्रिएट कर रहा है, एक गैप क्रिएट कर रहा है वैश्विक एनवायरनमेंट में, जो अफ्रीका में नई शक्तियों को मौका दे रहा है कि वह अपने पाँव पसारें। इसी क्रम में यहाँ चीन की बात कर लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वैश्विक परिदृश्य में अगर किसी ने अमेरिका को चुनौती अब तक दी है, तो वह सिर्फ़ और सिर्फ़ चीन है। और चीन की हालाँकि जो रणनीति है, वह आज अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क भी लगाती है। क्योंकि चीन जब किसी देश की मदद करता है, उसको आर्थिक रूप से मदद देता है, इकोनॉमिक टाइज़ बनाता है, तो वह एक रणनीति के तहत करता है। एक समय सीमा में बाँध देता है, कुछ शर्तों में बाँध देता है और उन शर्तों और समय सीमा का उपयोग ना हो पाने के कारण, उनको फुलफ़िल ना कर पाने के कारण, वह उनके क्षेत्रों को कब्ज़ा कर लेता है और उनकी भूमि का अपने हित में प्रयोग करने लगता है। जैसे अभी-अभी आप हम सब परिचित हुए हैं कि कोविड के बाद कैसे श्रीलंका में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया और चीन ने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ एक पोर्ट को, हम्बनटोटा पोर्ट को अपने कब्ज़े में ले लिया।
जो उसकी चीन की डेप्ट ट्रैप पॉलिसी को साफ-साफ दिखाता है कि कैसे चीन की डेप्ट ट्रैप ट्रैप पॉलिसी देशों को अपना गुलाम बना रही है। यही वो अफ्रीका में भी लागू कर रहा है, जो उसकी रणनीति को एक प्रश्न चिन्ह लगा दे रहा है। वहीं जब हम तुर्की की इस स्तर पर बात करें, हालाँकि तुर्की और चीन एक-दूसरे के सहयोगी हैं अफ्रीका में, किंतु तुर्की ने यहाँ पर अपनी रणनीति को थोड़ा-सा क्लियर रखा है। जब तुर्की अफ्रीका में वैश्विक मंचों को साझा करता है, बायलैटरल टॉक्स को साझा करता है, तो जब वो चेयर में बैठते हैं, तो वो विन-विन स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करते हैं, जिसमें किसी एक पार्टी या एक देश का फ़ायदा ना हो करके दोनों देशों का फ़ायदा होता है, जो अफ़्रीकी महाद्वीप के देशों के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है, कि कैसे अफ़्रीकी हितों को अफ़्रीकी लोगों के लिए साधा जाए। साथ ही तुर्की की रणनीति राष्ट्रपति एर्दोगन जो लगातार अफ्रीका का दौरा करते रहते हैं और पिछले 22 सालों में जब से वह सत्ता में आए हैं, उन्होंने लगभग 60 यात्राएं अफ्रीका महाद्वीप में की हैं, जो ये साफ दिखाता है कि तुर्की के लिए अफ्रीका महाद्वीप कितना उपयोगी है और बार-बार वो वैश्विक मंचों से स्वयं को एफ्रो एशियाई देश के रूप में भी इंगित करते रहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक मैसेज अपनी तुर्की विदेश नीति में क्लियर किया हुआ है कि अफ्रीका का प्रयोग सिर्फ अफ्रीकी लोगों के लिए होना चाहिए। वहाँ के जो संसाधन हैं, उनका प्रयोग अफ्रीकी हितों के लिए हो, बाद में किसी अन्य के हित के लिए हो, जो तुर्की को थोड़ा-सा एज दे देता है अन्य महाशक्तियों के मुकाबले। आगे की बात हम सॉफ्ट पावर रणनीति में करेंगे कि तुर्की अपनी सॉफ्ट पावर रणनीति के तहत अगली स्लाइड में जैसा कि हम देख पाएंगे कि अगली स्लाइड में कि सॉफ्ट पावर रणनीति के तहत तुर्की अपने हितों को कैसे साध रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सॉफ्ट पावर के बारे में बता देना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बार-बार वैश्विक मंचों से कहते रहते हैं कि यह युद्ध का समय नहीं है, यह बुद्ध का समय है। तो वैसे ही दुनिया के लिए एक संदेश है कि हमें सबको सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। आज युद्ध हथियारों से न लड़ कर के विचारों और संस्कृतियों के माध्यम से लड़ा जा रहा है। एक देश अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे देश की विचारों को परिवर्तित करने के लिए सॉफ्ट पावर का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका हम तुर्की के संदर्भ में भी साफ-साफ देखा जा सकता है। सॉफ्ट पावर को निर्माण करने में जोसेफ नाई के अनुसार 3 एस्पेक्ट काम करते हैं, जो है कल्चर, वहाँ की फॉरेन पॉलिसी और वहाँ का एनवायरनमेंट। तो हम सबसे पहले कल्चर की बात कर लेना चाहेंगे। यहाँ पर जब हम कल्चर की बात करते हैं तो अभी हाल ही फिलहाल में माली में, अफ्रीका में एक देश है माली, वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण, मॉस्क का निर्माण तुर्की ने करवाया है, जो साफ दिखाता है कि तुर्की कैसे कल्चर को एक सॉफ्ट पावर टूल के रूप में यूज़ कर रहा है। जब हम सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं तो तुर्की जो एक इस्लाम प्रधान देश है, हालाँकि वह स्वयं को सेकुलर राष्ट्र कहता है, किंतु कहीं न कहीं उसकी जो राष्ट्रपति एर्दोगन है, वह बार-बार अपनी मुस्लिम छवि को उकेरते रहते हैं ताकि अफ्रीका में अपने हितों को साझा किया जा सके। तो जो अफ्रीका महाद्वीप की लगभग 27% जनसंख्या है, वो इस्लाम मतानुयायी है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए तुर्की ने अपनी रणनीति को बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया हुआ है। राजीव भाटिया ने यहाँ तक भी कहा है कि तुर्की भले ही एक सेकुलर राष्ट्र है, लेकिन वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वो एक मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, जो अपने आप में एक तुर्की के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है, किंतु इसका बखूबी इस्तेमाल तुर्की करना जानता है। जब हम सॉफ्ट पावर की बात कर रहे होते हैं, तब हम शिक्षा की बात ज़रूर कर लेते हैं। इस समय लगभग 60,000 से अधिक विद्यार्थी, अधिक स्कॉलर्स किसी न किसी रूप में तुर्की में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं। और जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम भारत का उदाहरण ले सकते हैं कि कैसे म्यांमार के आंग सान सू की, जो भारत में शिक्षा प्राप्त किए, साथ ही शेख हसीना जो भारत में शिक्षा प्राप्त की हैं, वो कैसे जब अपने देश में किसी सम्मानित पद पर, किसी नेतृत्व वाले पद पर जाते हैं, तो भारत के साथ रिश्तों को एक नया आयाम मिलता है। उसी स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए तुर्की ने भी एजुकेशनल स्कॉलरशिप का प्रावधान किया है और
आज लगभग 60,000 बच्चों को उन्होंने फ्री में हायर एजुकेशन में एनरोल्ड किया हुआ है। और हम पीपल टू पीपल्स कनेक्ट की बात कर लेते हैं। पीपल्स टू पीपल्स कनेक्ट वह होता है कि जब हम फॉरेन पॉलिसी का निर्माण कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ रोल होता है, वो वहाँ के लोगों का रोल होता है। जब वहाँ के लोग एक-दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो हम अपने विचारों को ज़्यादा बेहतर तरीके से दूसरे देशों के साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि तुर्की के एनजीओज़ जैसे टीका, टर्किश कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी, जो लगातार अफ्रीका में कार्यरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रही है। साथ ही साथ मारिफ फाउंडेशन, जो स्कूली शिक्षा पर कार्य कर रही है और आज लगभग 140 से अधिक स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस अफ्रीका में तुर्की के कार्यरत हैं, जो तुर्की के विचारों को बच्चों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे अफ्रीका का जो भविष्य है, वो तुर्की के लिए एक सहज भूमि प्रदान कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे यूनिस एमरे इंस्टीट्यूट भी कार्यरत है, जो तुर्की की संस्कृति को अफ्रीका में अफ्रीकी देशों तक ले जाने का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड के बारे में भी बता देना चाहूँगा कि कैसे मानवीय मदद में तुर्की अफ्रीका के लिए सदैव उपलब्धता दिखाता चला आ रहा है। उसने प्राकृतिक आपदाओं के समय सोमालिया संकट जो 2011 में हुआ, उस समय जब महाशक्तियाँ सोमालिया से अपने आप को पृथक कर रही थीं, उस समय भी तुर्की वहाँ पर बना रहा, खाद्यान्न संकट से सोमालिया को उबारा, आर्थिक रूप से वहाँ को उबारा, अस्पतालों का निर्माण कराया, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन सब का निर्माण कराया, जिससे तुर्की की जो एक छवि थी वह बदली वैश्विक मानचित्र में कि वह एक जिम्मेदार ग्लोबल प्लेयर के रूप में भी सामने आ सकता है और विश्व को आवश्यकता है कि वह उसको एक सरसरी निगाह से ज़रूर देखे। अब मैं यहीं पर यह भी ऐड कर देना चाहूँगा साथ में कि कैसे 2022 के बाद तुर्की ने अपनी रणनीति को सॉफ्ट पावर से हार्ड पावर में भी शिफ्ट किया है। आज वह हथियारों का एक निर्यातक देश रूप में बनकर उभरा है। तुर्की के जो ड्रोन्स हैं वो चैड, बुर्किना फासो, माली, नाइजर जैसे देशों में आज धड़ल्ले से खरीदे जा रहे हैं। क्यों खरीदे जा रहे हैं? क्योंकि जो तुर्की कंडीशंस लगाता है वो बड़ी फ्लेक्सिबल कंडीशंस हैं। अन्य महाशक्तियों जैसे फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब की तरह वह कुछ ह्यूमन राइट वायलेशंस या गवर्नेंस की कंडीशंस नहीं लगाता है। वह सीधे और सीधे फ्लेक्सिबल कंडीशंस देता है, जो उनके हथियारों को खरीदने के लिए एक उपयुक्त भूमि तैयार करते हैं। अब मैं अगली स्लाइड पर आना चाहूँगा कि कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन को बढ़ावा देने में तुर्की कैसे आज अफ्रीका में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। तो तुर्की जो अफ्रीका महाद्वीप में संघर्ष हैं, उसको लेकर के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम कर रहा है। जब हम कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक नेगोशिएटर तभी बना जा सकता है, जब 2 देशों के मध्य या पूरे महाद्वीप के देशों के मध्य आपकी एक ऐसी भूमिका हो कि नहीं, वाक़ई में आप उनके हितों के बारे में सोचते हैं। तो अभी वर्तमान में इथियोपिया और सोमालिया के मध्य चले आ रहे कूटनीतिक संघर्ष का समाधान तुर्की के मध्यस्थता के माध्यम से हुआ है। तुर्की वहाँ पर इंटरमीडिएरी के रोल में था, जिसको अमेरिका ने भी सराहा है। साथ ही साथ उसके बाद अब सूडान और यूएई के मध्य मध्यस्थता कराने के लिए तुर्की को आमंत्रित किया गया है और हैरान कर देने वाली बात तो यह भी है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी उसको एक मध्यस्थ की भूमिका के रूप में मान्यता दी है। साथ ही साथ सूडान के विदेश मंत्री ने यह वक्तव्य भी दिया कि सूडान को तुर्की जैसे ही मित्रों और भाई की आवश्यकता है, जो तुर्की के हितों में भी सोचते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि कैसे एर्दोगन अफ्रो एशियाई देश के रूप में हमेशा से अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम हो रहा है और साथ ही साथ मिलिट्री एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं। इसके साथ मैं अगली स्लाइड पर आना चाहूँगा कि कैसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को तुर्की अपना बढ़ावा दे रहा है। जब भी हम कभी विदेश नीति, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, तो वह शून्य में नहीं बनती है, वह इकोनॉमिक इंटरेस्ट के आधार पर बनती है। अगर तुर्की का अफ्रीका में कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, तो वह क्यों जाएगा अफ्रीका? बिल्कुल नहीं जाएगा। ये हम आंकड़ों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे 2005 में
$5.4 बिलियन का ट्रेड था अफ्रीका और तुर्की के बीच में, वहीं 2023 में जो बढ़कर $30.4 बिलियन का हो गया, जो एक लंबी छलांग है और जिसकी 2025 तक $40 बिलियन क्रॉस करने की संभावना है। जब हम आर्थिक हितों की बात करते हैं तो दूतावासों की भी बात करनी चाहिए, एम्बेसीज की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जब एम्बेसीज का निर्माण होता है तो उस देश के साथ संपर्क को बनाने, वहाँ आर्थिक हितों को साझा करने में बहुत मदद मिलती है। वही काम अफ्रीका में तुर्की कर रहा है, जहाँ 2002 में एम्बेसीज की संख्या, तुर्की के एम्बेसीज की संख्या अफ्रीका में सिर्फ और सिर्फ 12 थी, 12 थी। आज वह बढ़ करके 44 हो गई है, जो तुर्की के अफ्रीका के साथ रिलेशंस को इंगित करता है। साथ ही साथ मैं यहाँ यह भी बता देना चाहूँगा कि टर्की अपने पहले न्यूक्लियर पावर स्टेशन का भी निर्माण कर रहा है, जिसके लिए उसको यूरेनियम की आवश्यकता है और यह यूरेनियम नाइजर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसको नाइजर से एक डील के द्वारा टर्की प्राप्त कर रहा है। यह भी अपने आप में एक आर्थिक हित को बढ़ावा देने वाली बात है। साथ ही मैंने आपको बताया, आप सबके साथ साझा किया कि हथियारों के निर्यातक देश के रूप में, एक एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में कैसे तुर्की बन करके उभरा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब मैं अंत में अपनी अंतिम स्लाइड पे आऊँगा कि तुर्की की अफ्रीकी महाद्वीप में रणनीति का अवलोकन एवं आगे की राह क्या होगी? तुर्की, मुझे जहाँ तक पता है कि आप सब तुर्की के बारे में थोड़ा परिचित होंगे, हालाँकि लोगों का ध्यान तुर्की पर उतना नहीं जाता है क्योंकि ये अन्य महाशक्तियों के मुकाबले थोड़ा-सा एक मध्यम आकार की अर्थव्यवस्था वाला देश है और हम इससे वैश्विक महाशक्ति बनने की आशा को नज़रअंदाज करते हुए चलते हैं। लेकिन उसने अफ्रीका में कैसे वेस्टर्न पावर्स की जगह लेने, चाइना की जगह लेने के लिए अपनी रणनीति को बदला है, यह भी एक देखने वाली बात है। और अफ्रीकन यूनियन का जो एजेंडा 2063 2063 है, उसके साथ भी तुर्की अब सहयोग करने के लिए लालायित है। साथ ही साथ हम सबका सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म पर इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, भारत की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भारत और तुर्की के संबंधों का भी यहाँ पर हमें जान लेना ठीक होगा। हालाँकि तुर्की और भारत के संबंध पहले से इतिहास में इतने बेहतर नहीं रहे हैं। कश्मीर को लेकर के दोनों के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है। तुर्की हमेशा से पाकिस्तान का साथ देता रहा है। लेकिन जैसे 2014 के बाद हमारी गवर्नमेंट बदली, उसके साथ प्रो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को अपनाते हुए तुर्की ने भी कश्मीर के मुद्दे को अलग करते हुए अन्य मुद्दों पर भारत के साथ अपने मंच को साझा किया है। तो हमें आशा है कि वह अफ्रीका में भी एक सहयोग की संभावना को बढ़ा देता है। हालाँकि इन सब में हम साउथ-साउथ कोऑपरेशन की भी बात कर लेते हैं कि साउथ-साउथ कोऑपरेशन यहाँ पे कैसे मजबूत होता हमें दिखता है। साउथ-साउथ कोऑपरेशन, नॉर्थ और साउथ में दुनिया बटी हुई है, मैंने आपको बताया। नॉर्थ में ज़्यादातर विकसित देश हैं और जो साउथ में है वो अविकसित या विकासशील देश हैं, लेकिन उनके पास संसाधन इतने हैं कि वो कहीं न कहीं विकसित देशों को क्रॉस करने की क्षमता भी रखते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज अफ्रीका महाद्वीप, भारत और तुर्की के मध्य एक साउथ-साउथ कोऑपरेशन की नींव रखी जा रही है। साथ ही इन सब में अफ्रीका का क्या फ़ायदा होने वाला है, अगर हम इस पर नज़र डालें तो अफ्रीका को एक नए ग्लोबल एक्टर मिल रहे हैं। जब किसी को नए ग्लोबल एक्टर मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि वहाँ क्या फ़ायदा हो रहा है। जब अफ्रीका में नए-नए ग्लोबल एक्टर्स आएँगे, जैसे अभी टर्की आया, तो टर्की ने अफ्रीकी हितों को प्रोत्साहन दिया है अन्य महाशक्तियों के मुकाबले। तो ये अफ्रीका के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है, वहाँ के लोगों में जिस प्रकार से तुर्की को लेकर के एक समझ विकसित हो रही है कि यह तो हमारा एक हितकर देश है, उससे भारत सीख सकता है कि कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम किया जा सकता है। हालाँकि भारत सॉफ्ट पावर में महारत हासिल किए हुए है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जो चीज़ है, जो हम तुर्की से सीख सकते हैं कि कैसे अफ्रीका महाद्वीप में हम उसे लागू कर सकें। यहीं से मैं अपने टॉपिक को विराम देता हूँ। सभी को मेरा धन्यवाद और मैं जीएसटीएस की टीम का, सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अपना टॉपिक रखने का मौका दिया। साथ ही अपने गेस्ट ऑफ ऑनर को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने धैर्य से सुना और मनीष सर को जिन्होंने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया। आप सभी का धन्यवाद।
Thank you, Mr. Himanshu, for such an engaging and insightful presentation. So now we open the floor for questions. We encourage everyone to participate and share their insights. आपका पहला प्रश्न ये है कि अफ्रीका में तुर्की की सैन्य और सुरक्षा साझेदारी किस हद तक प्रभावी रही है और इसे क्षेत्रीय स्थिरता में कैसे देखा जा सकता है? जब हम सैन्य और सुरक्षा भागीदारी की बात करते हैं, तो तुर्की अभी इतना बड़ा वैश्विक अभिनेता नहीं है, किंतु उसने अपने लेवल पर 2022 के बाद जैसा मैंने मेंशन किया कि कैसे उसने वहाँ पर ड्रोन्स निर्यात किए हैं, कैसे वहाँ पे हथियार निर्यात किए हैं, चैड में, नाइजर में, सूडान में। लेकिन हाँ, उसके साथ एक क्वेश्चन मार्क यह भी लग सकता है कि कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी इससे हो सकते हैं। तुर्की को इससे भी एक सजग रहने की आवश्यकता है कि कहीं अफ्रीकी महाद्वीप में अपने हितों को साधने के चक्कर में वह अफ्रीकी महाद्वीप का अनहित ना कर जाए। इस लेवल पर भी हमें इसको देखना चाहिए। साथ ही साथ सामरिक रणनीति पर अफ्रीका महाद्वीप में तुर्की ने बहुत ही बेहतर कार्य किया है, क्योंकि एक स्थिरता प्रदान की है, चाहे वह सूडान संकट हो, चाहे वह सोमालिया संकट हो, चाहे वर्तमान में हम नाइजर में देखें, इन सभी क्षेत्रों में वह एक सुरक्षा की भूमिका के रूप में भी अपने आप को एस्टैब्लिश करने का काम कर रहा है। जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अफ्रीका में भारत के लिए भी व्यापक अवसर हैं। अफ्रीका और तुर्की के संबंधों से भारत क्या सीख सकता है? जैसा कि मैंने अपनी अंतिम स्लाइड में बताया कि भारत सॉफ्ट पावर का तो महारत हासिल कर लिया है भारत ने, लेकिन क्या अफ्रीका में उस सॉफ्ट पावर को कितनी वैलिडेशन है? वहाँ के लोग भारत पर कितना विश्वास जता रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम वहाँ पे हो रहा है? तुर्की कहीं न कहीं यहाँ पे एक छोटा-सा एज भारत के मुकाबले लेकर के जाता है, क्योंकि वह एक सांस्कृतिक रूप से भी एक-दूसरे को जोड़ते हुए दिखते हैं, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य के माध्यम से उनकी संस्कृतियाँ सेम हुई, इस्लाम धर्म के माध्यम से उनकी संस्कृतियाँ सेम हुई। यहाँ पर वह थोड़ा भारत से आगे निकल जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो भारत सरकार आज कार्य कर रही है अफ्रीका में, वह निश्चित ही तुर्की से सीखने वाली बात भी है और भारत के लिए एक नए अवसर भी पैदा करेगी, जिससे साउथ-साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। जी। लास्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ ने पूछा है कि क्या ग्लोबल साउथ कंट्रीज की लीडरशिप में भारत की भूमिका वर्तमान समय में टर्की से अग्रणी है या प्रधान है? जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, तब हमें एक तुलना के रूप में देखना होता है। कौन किससे आगे है, यह हम एक तुलना के बाद उस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। हालाँकि हम सरसरी निगाह से देखें तो अफ्रीका में या ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन में वाक़ई में भारत तुर्की से बहुत आगे है। लेकिन साथ ही साथ तुर्की कैसे हमको कोऑपरेट कर सकता है एक ग्लोबल कोऑपरेशन या ग्लोबल डायस्पोरा के निर्माण में, वह बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। यहाँ हम एक-दूसरे को प्रतिद्वंदी के रूप में ना देख कर के एक सहयोग की भूमिका में अगर लेकर के आएँ, तो ये ग्लोबल साउथ के लिए एक बहुत बेहतर अवसर होगा कि वैश्विक परिदृश्य को बदला जा सके। जी, बिल्कुल। समृद्धि का सवाल है कि अफ्रीका में तुर्की के बढ़ते प्रभाव के परिणाम स्वरूप अन्य महाशक्तियों के साथ उसके संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? एक बार फिर से रिपीट करिएगा क्वेश्चन ऑडियो। हाँ जी। अफ्रीका में तुर्की के बढ़ते प्रभाव के परिणाम स्वरूप अन्य महाशक्तियों के साथ उसके संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? अफ्रीका में तुर्की का जो प्रभाव है, वह अभी बहुत अपने प्रारंभिक स्तर पर है। जो वैश्विक महाशक्तियाँ जैसे कि अमेरिका अभी रिसेंट में ही डोनाल्ड ट्रंप वहाँ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने जैसा कि अपनी नीति में क्लियर कर दिया है कि वो कट डाउन करेंगे धीरे-धीरे अपनी एड को अफ्रीका से। तो यह तुर्की के लिए भी एक अवसर है और अन्य महाशक्तियों के लिए भी एक अवसर है कि अफ्रीका में जो गैप क्रिएट हो रहा है उसको भरा जाए। चीन चीन अपनी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के तहत बदनाम है,
किंतु वह अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का अफ्रीका में बहुत बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। भारत भी अफ्रीका को एक बाजार की तरह देखने के साथ-साथ अपने एक सहयोगी के रूप में भी देखता है। अमेरिका सहयोगी के रूप में ना देख कर के उसको एक बिज़नेस स्ट्रेटजी के रूप में देखता है, जो कहीं न कहीं तुर्की को थोड़ा-सा एज दे देते हैं कि आइए आप तुर्की में आमंत्रित हैं, आइए ह यहाँ से आप संसाधनों को एक्सट्रैक्ट करिए और इनका लाभ उठाइए और हमें भी लाभ दीजिए। Thank you so much, Himanshu, for all these questions. You have answered them very well. So, last question is from our side. I would like to ask your experience related to our platform and about the talk. जीएसटीएस का मैं जितना भी आभार व्यक्त करूँ, जितनी भी प्रशंसा करूँ, बहुत कम है। क्योंकि 4 साल अभी मैंने देखा कि 4 साल अभी पूरे हुए हैं जीएसटीएस के टॉक्स को और इतने कम समय में जो ख्याति जीएसटीएस ने अकादमिक स्तर पर प्राप्त की है, जी20 के प्लेटफ़ॉर्म पर प्राप्त की है। साथ-साथ अभी हमने देखा कि डीडी न्यूज़ पर हमारे जीएसटीएस टॉक्स को सराहना मिली है। वह दिखाता है कि हम अकादमिक स्तर पर किस मजबूती पर पहुँच रहे हैं। और यह एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो मनीष सर के नेतृत्व में हो रही है कि कैसे हम सबको एक प्लेटफ़ॉर्म मिले, जहाँ हम अपनी बातों को साझा कर सकें और जीएसटीएस इसके लिए बहुत बेहतर कार्य कर रहा है। मैं फिर से धन्यवाद दूँगा पूरी टीम को, आप सभी को, जो इतने बेहतर कार्य कर रहे हैं। नहीं, आपने इस टॉपिक को फ़ॉर्म करने के लिए कितना वक़्त लिया? और हमारे साथ इंटरैक्शन कैसे हुआ? 2 दिन। सर, मैंने पिछले 1 सप्ताह से इस टॉपिक पर प्रेज़ेंटेशन के लिए काम करना शुरू किया क्योंकि मैं पहले भी इस टॉपिक पर आपके ही नेतृत्व में कार्य कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन अवसर था कि मैं इसको एक पीपीटी, एक प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से रखूँ और बीते 2-3 दिनों में जिस प्रकार से जीएसटीएस की टीम और मनीष सर ने खुद प्रेज़ेंट रह कर के मेरा प्री रिव्यू किया है और मुझको बार-बार सलाह दी गई है जीएसटीएस की टीम से कि कैसे मैं अपने आप को सुधारूँ। पहले दिन मैंने सिर्फ़ 15 मिनट बोला, अगले दिन मैंने 30 मिनट क्रॉस कर दिए। इन सभी गलतियों और मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन को लेकर के जो मुझे एक मिला है और मैंने कोशिश की है कि मैं उसमें सुधारूँ। जीएसटीएस की टीम का मैं इसमें बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरे आगे के लिए बहुत सहयोगी होने वाला है। Thank you so much, Himanshu. And please stay connected with us. Now, as we move ahead, we are very eager to listen to what our guest of honor has to say on this topic. So, I would like to invite him for his insights related to the platform and about the topic. नमस्ते एवरीवन, सभी को नमस्कार। हिमांशु जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही फोकस्ड रहा इनका, किस तरह से टर्की एक इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है अफ्रीका में। और कुछ चीजें मैं जोड़ना चाहूंगा जो मिसिंग लिंक्स थे। काफी चीजें तो उन्होंने बताया ही। एक तो ये है कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि डोमिनेंट प्लेयर्स कौन है अफ्रीका में। तो 2 कंट्रीज उभर कर आती हैं, वो है चाइना और रशिया। लेकिन आज की जो हालात हैं, जो परिस्थिति है, उसमें रशिया चाइना का जूनियर पार्टनर बन चुका है। एक समय था, एक सोवियत संघ का जमाना याद कीजिए आप, जब सुपर पावर था, स्टालिन का जमाना या उसके बाद तक। लेकिन आज वो सुपर पावर नहीं है। आज जो सोवियत संघ का सक्सेसर रशिया है या रशिया है, जिसे हम रूस कहते हैं हिंदी में, रूस की वो स्थिति नहीं है। और आज भी हालांकि माना जाता है कि उसकी टोटल मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी है जो कि पूरे यूरोप के बराबर है। तो मिलिटरली, सैन्य दृष्टि से आज भी रशिया एक बहुत ही ताकतवर देश है, नो डाउट। लेकिन चाइना कुल मिलाकर अगर ओवरऑल देखें तो रशिया से आगे निकल चुका है। चाइना हैज बिकम अ ग्रेट पावर नाउ, and the US is a sole superpower on this planet. We all know that.
कि सोल सुपर पावर के रूप में आज अमेरिका हमारे सामने है, लेकिन चाइना ग्रेट पावर है एंड चाइना इज वे अहेड ऑफ इंडिया. इंडिया इज वे बिहाइंड चाइना, यू नो. चाइना की जो जीडीपी है और भारत की जीडीपी जो है वो जरा तुलना कर लीजिए, बहुत फर्क है. इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाइना इज वे अहेड ऑफ इंडिया, इंडिया इज वे बिहाइंड चाइना, बहुत पीछे है. दो इंडिया हैज ऑल्सो बिकम अ बिग पावर इन दिस वर्ल्ड, यू नो, इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड. आज हम दुनिया की एक बड़ी ताकत बन चुके हैं. इंडिया हैज बिकम द 5th largest economy in the world, you know, by GDP, and it is the 3rd largest economy by PPP, purchasing power parity. तो नो डाउट कि इंडिया भी एक बड़ी शक्ति बन चुकी है, लेकिन चीन हमसे आगे है. अब चीन बहुत ही एम्बिशियस राष्ट्र है, ये भी हमें समझना चाहिए. चीन का लक्ष्य सिर्फ ग्रेट पावर बनकर नहीं रहना है, चीन का लक्ष्य सुपर पावर बनना है. चीन सोवियत संघ का स्थान लेना चाहता है, ये उसका गोल है, ऑब्जेक्टिव है, और उस पर वो चल रहा है. तो जो चीन चाहता है कि अमेरिका के पैरेलल, जैसे पहले सोवियत संघ, पहले 2 सुपर पावर्स थे, वैसे ही 2 सुपर पावर्स फिर एक बार क्रिएट हो और दूसरा सुपर पावर चाइना बने. और इसके लिए चाइना सब कुछ कर रहा है. तो चाइना का जो अफ्रीका में डोमिनेंस है वो हर ढंग से है. वो पॉलिटिकली भी है, इकोनॉमिकल भी है, सोशल भी है, कल्चरल भी है, सब ढंग का है. अब हम आते हैं रशिया का. जैसा मैंने बताया कि 2 सबसे बड़े डोमिनेंट प्लेयर्स जो है वो चाइना और रशिया है. तो रशिया का जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसके वेपन्स, हथियार. तो रशिया जो है वो हथियार बेचकर अफ्रीका में अपनी भूमिका अदा करना चाहता है. ये उसका रहा है, क्योंकि उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, जैसा मैंने बताया, आज भी पूरे यूरोप के बराबर है. आज भी इतने डिक्लाइन करने के बाद भी ये बड़ी बात. हालांकि भारत का जो डिफेंस बजट है वो रशिया से ज्यादा है. इंडियाज डिफेंस बजट इज ग्रेटर देन रशियाज, यू नो. भारत का जो रक्षा बजट है वो उससे ज्यादा है. इंडिया जीडीपी इज ऑल्सो ग्रेटर देन रशियाज. भारत की जीडीपी भी, क्यों मनीष जी, एम आई करेक्ट? इंडिया जीडीपी इज ऑल्सो ग्रेटर देन रशियाज. लेकिन मिलिटरली नो डाउट कि रशिया एक बड़ी ताकत है, एक आज भी एक ग्रेट पावर है, और ये चीज हमें ध्यान में रखकर चलनी चाहिए. तो रशिया जो है वो भी एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अफ्रीकी देशों को हथियार चाहिए. सब अपने डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं. अगर उनके डिफेंस बजट पर गौर करें आप, तो सब हथियार खरीद रहे हैं. तो रशिया का भी डोमिनेंट रोल है. तो चाइना और रशिया हो गए. अब टर्की, जो कि बड़ा हिमांशु जी ने रखा बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से. टर्की में एक बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि इस्लामिक दुनिया का नेता कौन हो, इसको लेकर एक कंपटीशन चल रही है सऊदी अरबिया, ईरान और टर्की. और चूंकि अफ्रीका की पॉपुलेशन में 34% मुस्लिम्स हैं, 34%, तो इसलिए टर्की को लगता है कि लीड रोल हम प्ले कर सकते हैं. सऊदी अरबिया, ईरान को हम पीछे छोड़ सकते हैं. एक कंपटीशन चल रहा है उनके बीच में, इस्लामिक दुनिया का नेता कौन बने. ईरान को लग रहा है हमें बनना चाहिए, शिया डोमिनेंट है. सऊदी अरबिया इस्लाम की, जैसा कि हम जानते हैं, जन्मभूमि है.
1400 साल पहले इस्लाम का जन्म हुआ। तो सऊदी अरबिया को लगता है कि जो नैसर्गिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है इस्लाम के फैलाव का, वो हमें प्राप्त है। और उधर टर्की में जैसा कि हम जानते हैं खलीफा काफी दिन तक रहा। वो तो अटाटर्क कमाल पाशा ने खलीफा को की छुट्टी कर दी थी। तो वो कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके बाद भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ और उसमें हमारे महात्मा गांधी ने भी भाग लिया। ध्यान रखिएगा, जिन्ना उस समय इंग्लैंड से पढ़कर आए थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खिलाफत का समर्थन किया। और इससे एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी ने जन्म लिया भारत, जो आज तक खत्म नहीं हुई। वो गांधी की बड़ी मिस्टेक थी। वैसे उनके प्रति बड़ा आदर है हमारे मन में, मनीष जी के मन में भी है, लेकिन वो एक बड़ी भूल थी जो उस समय हुई। उस समय कमाल पाशा के जमाने में एक जगह मैं पढ़ रहा था तो सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कि भारत को एक कमाल पाशा की जरूरत है। अपने टाइम में वो लिख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस कि हमें अटाटर्क कमाल पाशा चाहिए। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए, उनको भी यंग टर्क कहा गया, उसी पैटर्न पे, उसी ढर्रे पर कहा गया था। यह अलग बात है कि ज्यादा समय उनको नहीं मिला रिफॉर्म लाने का। तो कमाल पाशा ने एक बड़ा रोल उस दौर में इतिहास के प्ले किया था और एक मॉडल बनकर टर्की उभरा था। हिमांशु जी ने उस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डाला। और कमाल पाशा चाहता था कि टर्की पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक मॉडल बनकर उभरे, एक मॉडर्न कंट्री के रूप। इस तरह का एक प्रोजेक्शन उसके मन में था कि टर्की इस तरह का रोल, एक मॉडर्न कंट्री का रोल प्ले करे इस्लामिक वर्ल्ड में। और चूंकि यूरोप के, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, यूरोप के काफी करीब है, तो यूरोप का भी इन्फ्लुएंस था। और यूरोप में जो रेनेसांस और ये सब चलकर बाद में आ रहे हैं, वो सब भी चीजें हैं। तो वो सब हिस्ट्री मनीष जी ज्यादा जानते हैं मुझसे, जो भी है। लेकिन कमाल पाशा को इस बात का श्रेय तो देना ही पड़ेगा कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में टर्की उनके जमाने में एकमात्र ऐसा देश था जो इतना प्रोग्रेसिव, मॉडर्न था और सही माने का सेकुलर था। अभी तो जैसा ही हिमांशु जी ने कहा कि वो संविधान में सेकुलर है, वहां के राष्ट्रपति तो खुलेआम ओपनली इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं। तो टर्की का एक रोल जो है वो कल्चरल भी है अफ्रीका में, और वो कल्चरल जो टाइज है उसको मजबूत करना चाहता है। मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ, ट्रेड टाइज तो अपनी जगह है ही है, वो तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट आज की दुनिया में सबसे बड़ा इंटरेस्ट है ही है किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी के लिए। लेकिन जो बड़ा इंटरेस्ट है वो ये भी है, और वो कल्चरल इंटरेस्ट है, रिलीजियस इंटरेस्ट है, कि टर्की एक डोमिनेंट कंट्री के रूप में अफ्रीका में अपनी भूमिका निभाना चाहता है। और वो इस मामले में सऊदी अरब और ईरान से भी आगे निकलना चाह रहा है। ये उसका एम्बिशन है। जैसे चाइना का एम्बिशन मैंने बताया सुपर पावर बनने का है, तो वैसे ही टर्की का भी एम्बिशन है, वो इस्लामिक वर्ल्ड का पूरी दुनिया में नेतृत्व करे। और ये छोटा मोटा एम्बिशन नहीं है। 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं लगभग दुनिया में, अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं। तो टर्की का भी एम्बिशन बहुत बड़ा है, वो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, वो कल्चरल और रिलीजियस भी है। और एक और चीज आती है जिसको कि हॉप्सियन गैप कहा जाता है। हॉप्सियन गैप, तो अमेरिका कहता है कि जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट है दुनिया में, जहां जहां हॉप्सियन गैप है, वहां वहां हम रहेंगे। एंड वी आर देयर टू फिल द हॉप्सियन गैप। रीड द 17th
17th century British philosopher Thomas Hobbes here. The Hobbesian gap means the gap between anarchy and governance, you know. तो अमेरिका की भूमिका तो एक पॉलिटिकल रहनी ही रहनी है, क्योंकि वो सुपर पावर है, दरोगा है विश्व का। इंटरनेशनल पुलिसमैन की भूमिका वो तो उसको प्ले करना ही है। वो तो कहता है कि ये तो डेस्टिनी है, ये डेस्टिन्ड है कि मैं अमेरिका के एक राष्ट्रपति का भूल रहा हूं, जेपी शर्मा अफ्रीकन स्टडीज के हेड हुआ करते थे, तो वो काफी चर्चा करते थे, मनीष जी को शायद पता होगा। एक अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो पूरा लिखा भी है, वो उसको सुनाते भी थे कि ईश्वर ने ये निर्धारित कर रखा है कि अमेरिका को विश्व का नेतृत्व करना है, तो ये मान के चलते हैं वो। तो ये एक तो उनका पॉलिटिकल रहेगा, एक हॉब्सियन गैप को हमको फिल करना है। जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट है वहां हम ही उस रोल को प्ले कर सकते हैं, तो वो भी है, और वो सबसे पहले आते हैं। हिमांशु जी ने टर्की का एग्जांपल दिया ही। अब टर्की भी उस कंपटीशन में, टर्की को भी आना है कि भाई हॉब्सियन गैप अगर अमेरिका फिल कर सकता है तो इस्लामी दुनिया के हम भी नेता हैं, हम क्यों नहीं फिल कर सकते? सोमालिया में पंचायत हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई बंधु बैठे हैं। सूडान में हम क्यों नहीं कर सकते? इथियोपिया में हम क्यों नहीं कर सकते? इजिप्ट में हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है हिमांशु जी, इस पर भी थोड़ा और आप रिसर्च कीजिएगा। आपका उम्र है, मैं हिंट कर दे रहा हूं। अभी आप, हम लोग तो पढ़ाने में ही ज्यादा समय चला जाता है, पढ़ने को कम मिलता है। तो अभी आप पढ़ सकते हैं, आप जिस उम्र में हैं। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है, इस पर भी आप थोड़ा काम कीजिएगा। इतना ही कहना था। मनीष जी हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने, इनवाइट किया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।